बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमा प्रोग्राम सेहतमंद शागिर्द में होस्ट डॉक्टर अयूब आदरें शुमारा समय के माँ हमेशा मुख्तलिफ डॉक्टर कारें और मुख्तलिफ बीमारियाँ निबारवा डिस्कस करें मर्ची स्पेशली मैं जो टॉपिक हंसते जल्द बीमारियाँ निबारवा पोस्ते नादराई निबारवा ये चिचो अपडेट भी ता नोकें ट्रीटमेंट चाहिए कम ये जदीदीन ट्रीटमेंट निबारवा भी वो दोस्तों में इंक्लूड करें और इसी वास्ता मर्ची में करा डॉक्टर ज़फ़र अहमद साहब हंसते मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम को। हमारा क्वेश्चन लोग हैं डॉक्टर ज़फ़र तकरीबन 20-25 साल एक्सपीरियंस हैं डर्मेटोलॉजी हवाले बाद वक्त के स्पेशली इसके हवाले से कार हैं इश्योरी पोस्ट ग्रेजुएशन अवदचे थाईलैंड अच्छे कोता और शर इंस्टीट्यूट आइचरन जापान अच्छा उधर अपडेट को तक और वापस कंटिन्यू एदा प्रैक्टिस कर गए कराची तो का 2 जगह निंदी क्लिफ्टना और अपवा मेडिकल सेंटर तो अया रहें डॉक्टर साहब आपका तकरीबन मेरे ख्याल में 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है डर्मेटोलॉजी के हवाले से। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि आप अपने जो क्लिनिक में ज़्यादातर कौन सी बीमारियां आपके साथ कॉमन जो आप फेस करते हैं बीमारियां आपके साथ मरीज आते हैं? ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब आजकल देखिए एक तो मौसम के हिसाब से भी होता है। अगर आप सर्दियों में देखेंगे तो आपको एक्जिमा ज़्यादा मिलेंगे और यंगस्टर्स में आपको चेहरे पे लड़के हों या लड़कियाँ हों एक्नी, मिलाजमा, झाइयाँ, हेयर लॉस, फंगल इन्फेक्शंस, इसके बीच ख़ारिश की बीमारी, एक्जिमा, सोरियासिस, इस किस्म की बीमारी हमारे क्लिनिक्स पे आती हैं और उनको हम ट्रीट भी करते हैं और कुछ प्रोसीजर्स भी करते हैं। फेस लिफ्टिंग, यंग लुक आने के लिए, बोटॉक्स, फिलर्स, वाइटनिंग, चेहरे की जो कील महासे होते हैं उसकी भी माइक्रोनीडलिंग भी करते हैं। डिफरेंट बीमारियों का डिफरेंट इलाज होते हैं, सब किस्म के मरीज आते हैं। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था अभी स्पेशली हमने देखा बहुत ज़्यादा फीडबैक भी हमारे पास आ रहे हैं। एक कंडीशन होते हैं फंगल इन्फेक्शन, ये होता क्या है और इसके आजकल रेजिस्टेंट केसेस क्यों आ रहे हैं? क्या ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हर जगह लोग इसी मसले के साथ मुख्तलिफ एक जगह एक फैमिली के इन्वॉल्व है, तकरीबन ज़्यादातर फैमिली इसमें इन्वॉल्व है और उनका इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा, इसकी वजूहत क्या हैं? या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं या क्या मसला है? अच्छा डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। होता ये कि फंगल इन्फेक्शन ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे में लगने वाली होती है। उमूमन ये होता है कि जब जीपीज़ के पास, जनरल प्रैक्टिशनर के पास डॉक्टर जाते हैं, मरीज़ जाते हैं तो वो उनको स्टीरॉइड या इस किस्म की दवाइयाँ देते हैं या प्रॉपर इलाज नहीं होता तो वो फिर मतलब रेजिस्टेंट केसेस पे आ जाता है। और उसमें क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन्फेक्शियस एक से दूसरे में बीमारी लगने वाली होती है, तो अगर आपको जहाँ पर है अगर आपने वहाँ ख़ारिश करके दूसरे जिस्म पे हिस्से पे किया या किसी और ने को ख़ारिश कर दी या आपका टॉवल उसने इस्तेमाल कर लिया तो उसको भी लग जाती है। चूँकि ये ज़्यादा मॉइस्ट में होती है, ये फंगस जो होता है आपकी बॉडी में डेवलप करता है। एक्चुअली ये एक किस्म का फंगस होता है जिसको हम कहते हैं डर्मेटोफाइट्स। नॉर्मली डर्मेटोफाइट्स हमारी बॉडी में होते हैं। जब इनको मतलब कि ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जिसमें वो थोड़ा सा गर्म भी हो, गीलापन भी हो, तो उसमें ये मतलब कि रैपिडली डेवलप करता है और जब वो ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको फंगल इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर जाता है। अगर इसके डिफरेंट नाम हैं, अगर ये आपके ग्रोन एरिया में तो हम कहेंगे टीनिया क्रूरिस कहेंगे, बॉडी पे टीनिया कार्पोरिस कहेंगे और इस तरह फेस पे तो टीनिया फेशियाई कहेंगे, सर पे तो टीनिया कैपिटस कहेंगे। टीनिया कैपिटस उमूमन बच्चों के सर में होता है और बड़ों के सर में नहीं होता। और इसमें ये होता है कि हम पेशेंट से ये कहते हैं कि आपने डेली नहाना है, कपड़े डेली चेंज करने हैं, जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है वहाँ का टॉवल उस जगह पे इस्तेमाल नहीं करना और अपनी सफाई सुथरा का इलाज करना है और प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना है डॉक्टर से। अगर ये नहीं कि आपने कुछ क्रीमें लगाई, कुछ किया, छोड़ दिया, फिर उसको दोबारा हो जाता है। प्रॉपरली ट्रीटमेंट अगर ले नॉर्मली तो महीने से 1.5 महीने में ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मतलब कंप्लीट ख़त्म हो जाती है जी। बहुत सारे मतलब ये शिकायतें आती हैं कि हम इलाज करवाते हैं उसके बाद वापस रिकरेंट्स हो जाता है, तो इसकी वजूहत इसी वजह से हैं? हाँ, इसकी डॉक्टर साहब एक तो ये भी वजूहत है कि जो पेशेंट है ना प्रॉपरली पूरा इलाज नहीं करते। अच्छा। और दूसरा उसकी वजह से क्या है कि हमारे ख़ास तौर पे कराची में, पाकिस्तान में वो इसलिए रेजिस्टेंट ज़्यादा हो गया है कि वो प्रॉपर इलाज ना होने से और गलत सलत दवाइयाँ खाने से वो फंगस इतना रेजिस्टेंट हो गया। तो पहले आज से 10-15 साल पहले अगर हम सिर्फ क्रीम से ठीक कर देते थे
उसके बाद फिर हमने फ्लूकोनाजोल दी, हफ्ते में 1 कैप्सूल खाने में, महीने में 4 खाते थे, उससे ठीक हो जाते थे। अब हम डबल रिजम भी दे रहे हैं, इट्राकोनाजोल भी दे रहे हैं, फ्लूकोनाजोल भी दे रहे हैं, टर्बिनाफिन भी दे रहे हैं, मगर फिर भी रेजिस्टेंस आ रहा है। सिर्फ इसकी यही वजह है कि एक तो पेशेंट जो मरीज़ है प्रॉपर इलाज दवाई नहीं खा रहा, और दूसरे जीपीज़ ने उसको रेजिस्टेंट कर दिया है। मगर फिर भी हम पेशेंट से ये कहते हैं कि भाई आपने पूरा कोर्स करना है और आफ्टर 1 मंथ आके डॉक्टर को दिखाना है। उसके बाद अगर डॉक्टर ज़रूरी समझेगा तो आपको दवाई देगा, वरना नहीं। मगर बीच में दवाई को छोड़ना नहीं है। अक्सर मरीज़ ये करते हैं कि हफ्ता या 10 दिन दवाई खा ली, मरीज़ ठीक हो गए, अगर ठीक हो वो छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर फंगस होता है, तो वो फिर वो दोबारा ग्रो करता है और रेजिस्टेंट केसेस हो जाता है। दूसरा आजकल ये कंडीशन है तो थोड़ी सी हमारे मुल्क की आप कंडीशन देखें तो पेशेंट को अफोर्डिंग जो है दवाइयाँ ख़रीदने की कुछ लोगों में ताकत कम है, तो वो प्रॉपरली दवाइयाँ नहीं भी खाते। इसकी भी एक ये वजह है। रीज़न ये है कि मतलब महंगाई ज़्यादा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने अभी जिक्र किया, चलो ठीक है इसमें, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपने एक्जिमा का जिक्र किया। हाँ। ये बेसिकली एक्जिमा की सिर्फ एक टाइप होता है या इसके मुख्तलिफ टाइप होते हैं, और किस तरह ये लगता है? जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, एक्जिमा तो इसकी हम देखेंगे एक बड़ी लिस्ट है। तो अगर देखें कुछ बीमारी ऐसी होती है जैसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कुछ लोगों को जैसे ख़वातीन हैं या मर्द हैं जो पानी का ज़्यादा काम करते हैं, में सर्फ सोडा ब्लीच में हाथ डालते हैं, तो उनको जो एक्जिमा होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चों की स्किन ड्राई होती है तो उसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस, ख़ास तौर पे जब सर्दियां आएँ, खुश्क मौसम हो, तो बच्चों में वो जल्द खुश्क होने जाती है, उनको एक्जिमा हो जाता है। और कुछ पंफोलिक्स इस किस्म की होती हैं बीमारियां, तो मतलब कि वो अकॉर्डिंग टू उसकी एक्जिमा के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है, मगर वो जल्दी ठीक हो जाता है अगर प्रॉपर इलाज किया जाए। और नॉर्मली जो एक्जिमा जो है वो एक से दूसरे में नहीं लगती। हाँ नहीं लगती, वो उसी बंदे में होती है, उसी बच्चे में या औरत में या मर्द में होगी, वो एक से दूसरे में लगने वाली नहीं होती। उसमें अगर उसमें कोई बैक्टीरियल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, समटाइम स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं, और इस किस्म के साबुन हैं, क्रीम्स हैं, लोशन हैं, तो उससे पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। जल्दी ठीक हो जाता है। हाँ, अगर प्रॉपरली सही डॉक्टर के पास जाए तो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब एक कंडीशन है जिसमें वो मेरे ख्याल में एक्जिमा का टाइप एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये क्या बड़ों में भी कॉमन होता है या ज़्यादातर बच्चों में होता है ये? हाँ, एटोपिक डर्मेटाइटिस जो है ये बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है, मगर बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ख़ास तौर पे जहाँ पे सर्दी ज़्यादा हो, खुश्क मौसम ज़्यादा हो, तो क्या होता है कि बेसिकली हमारी बॉडी में एक चिकनाहट होती है, वो बनती है। तो छोटे बच्चों में या वो प्रॉपर्ली नहीं बनती, तो जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो ऐसे बच्चों में जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर हो, तो उनको हम इमोलिएंट्स की दिए जाते हैं, और उनको जिस्म पे कुछ भी ना हो तो उनको कहा जाता है भाई आपने ना जैतून का तेल या कोई भी ऑयल लगाना है, और साथ में स्टेरॉइड्स क्रीम्स भी, ऑइंटमेंट भी दिए जाते हैं, तो उससे पेशेंट बेहतर हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, प्रॉपर इलाज हो, तो उनके जिस्म में फिर वो चिकनाहट बनना शुरू हो जाती है, तो वो आगे चल के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये है कि ये ट्रीटेबल है, मतलब इसमें? बिल्कुल जी, बिल्कुल ट्रीटेबल है। हाँ, और सही डॉक्टर के पास, सही डर्मेटोलॉजिस्ट जाते हैं अगर मरीज़, तो वो ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें कोई विरासती इसमें कोई उसका रोल नहीं होता, या मदर या फादर का, या उसमें? हाँ, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स में किसी को एटोपिक डर्मेटाइटिस हो तो वो होने के चांसेस होते हैं, मगर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स में हो तो हो। मगर कुछ इस तरह के वहाँ की वेदर भी बड़ा उसमें करती है। ख़ासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज, अगर आप इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ का वेदर ऐसा है बहुत ड्राई और सर्द, तो वहाँ पे अक्सर छोटे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाँ जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने उस टाइम जिक्र किया था कि कॉमन आपके पास जो बीमारियां आते हैं, तो आपने कहा कि एडल्ट में जो जैसे बच्चे थोड़ा सा प्यूबर्टी एज में दाखिल होते हैं, आप कह रहे थे कि वो एक्नी, बेसिकली एक्नी है क्या और किस तरह ये होता है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, एक्नी जो है, जिसको हम उर्दू में कील मुहासे भी कहते हैं, वो असल में क्या है कि देखें उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ होती हैं बिल्कुल लाइट एक्नी होती है, कुछ होती है सिस्टिक, उसमें सिस्ट बड़े बड़े वो दाने बन जाते हैं, उसके अंदर से वाइट किस्म का चीज़ी मटीरियल उसके अंदर से निकलता है, जिससे बच्चों की अपनी जो शख्सियत है उस पर बड़ा असर पड़ता है और चेहरा ख़राब हो जाता है। बच्चे, यंग बच्चे, लड़के बड़े परेशान होते हैं। तो इसका प्रॉपर इलाज अगर ना किया जाए, देखें ये बीमारी भी, अगेन मैं कहूँगा कि एक्नी भी कील मुहासे एक से दूसरे में लगने वाली बीमारी नहीं है, मगर इसका अगर आप प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे तो आपके चेहरे पे दाग, धब्बे, निशान, स्कारिंग, पिटिंग छोड़ जाएंगे, फिर वो लाइफ टाइम वो रहते हैं। तो उसके लिए ऐसा होता है कि अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपकी एक्नी जो है कील मुहासे वो बेहतर हो जाएंगे, और आपके जो निशान भी आपके चेहरे पर नहीं पड़ेंगे। और ये भी जो है ना एक से दूसरे में लगने वाली नहीं होती। इसमें अमूमन ये देखा गया है
कि अगर जो मतलब कि क्योंकि चेहरे पे ये जो दाने बनते हैं हमारे चेहरे पे होते हैं सिबिशियस ग्लैंड, मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ये चेहरे पे भी होते हैं, चेस्ट पे भी होते हैं, बैक पे भी होते हैं, इवन थाइस पे भी ये एक्नी निकल सकती है। तो इसमें कुछ कुछ खानों की कुछ फूड्स की इसमें ऐसा है, उनके खाने से जो सिबिशियस ग्लैंड ज़्यादा ऑयल बनाते हैं। जब ज़्यादा ऑयल बनाएंगे तो आपकी ज़्यादा एक्नी बनेगी। तो उसमें कुछ मतलब स्ट्रेस का भी एलिमेंट है, और ये जो फूड्स में से फिजी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो हैं, चॉकलेट्स हैं और फ्राइड चीज़ें हैं, अगर उनके खाने से भी एक्नी ज़्यादा बढ़ती है। तो ऐसे बच्चों को हम ये कहते हैं कि भाई इन चीज़ों को थोड़ा सा आप अवॉइड करें और प्रॉपर इलाज करें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब पेशेंट जब ठीक हो जाते हैं, उनका उम्मूमन प्रॉपरली कोर्स कर लिया, तो फिर हम उनके चेहरे के जो दाग धब्बे रह जाते हैं, फिर हम उनकी माइक्रो नीडलिंग करते हैं विद PRP, जिससे उनके वो दाग धब्बे भी लाइफ टाइम के लिए ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, आपने जब जिक्र किया कि जैसे नोड्यूल्स एक्नी बनते हैं तो उसमें एक कोर्स करते हैं, एक रोल है कि एसोट्रिटिन पत्नी क्या जो देते हैं, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? क्या लोग परेशान होते हैं कि इसके बड़े नुकसान हैं या इस तरह ऐसा कुछ नहीं है? हाँ डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। देखिए, आइसोट्रेटिनोन जो है वो उसको देने से पहले कुछ पेशेंट्स की हम टेस्टें करवाते हैं। ख़ासतौर पे जो लैक्टिंग वुमेन होती हैं या प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें बिल्कुल नहीं दी जाती। और वो जो है हम किसी ख़वातीन को देते तो जो अनमैरिड होती हैं उनको हम दे सकते हैं। जो मैरिड होती हैं उनको पहले बताया जाता है कि भाई जब तक ये मेडिसिन आप खा रही हैं तो आपने कंसीव नहीं करना, प्रेगनेंसी नहीं हो। उसके खाने के तकरीबन 6 हफ्ते के बाद, क्योंकि वो आपके ब्लड से फिर वो आइसोट्रेटिनोन जो है वो आपकी ब्लड से निकल जाती है, तो फिर आप उसके बाद कंसीव कर सकते हैं। एक्चुअली आइसोट्रेटिनोन जो है एक विटामिन ए की एक डेरिवेटिव है, जो मतलब कि मर्दों में तो नहीं, ख़वातीन में जो बच्चों को दूध पिला रही हों या जो लैक्टिंग वुमेन हो या जो प्रेग्नेंट जो कंसीव करना चाह रही हों, उनको ये दवाई नहीं दी जाती। और दूसरा ये कि बाज़ दफ़ा देने से पहले हम एक टेस्ट भी करवाते हैं, LFT, लिवर टेस्ट फंक्शन। अगर वो भी देखा जाता है कि कहीं उनका वो भी उसको एलिवेट कर सकती है, तो हम पहले वो टेस्ट भी करवाते हैं। ये चीज़ें करने के बाद ही स्टार्ट करवाते हैं। और मतलब क्योंकि उसका दवाई का सच अगर आपने सब चीज़ें ठीक हैं तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर हम आइसोट्रेटिनोन नहीं देते हैं। और उसका जो डोज जो होता है वो होता है 0.5 मिलीग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से। तो नॉर्मली 20 मिलीग्राम से लेकर 40 मिलीग्राम पेशेंट को ये दवाई दी जाती है उसके वेट और हाइट के हिसाब से, और ये 18 साल के बाद ही शुरू की जाती है। अच्छा, 18 साल के बाद शुरू की जाती है, उससे पहले हम नहीं दे सकते बच्चों को। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत ज़्यादा कॉमन बच्चों में, स्पेशली ये जो एडल्ट एज है, कॉलेज गोइंग हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल का ये मसला आता है कि एक्नी की वजह से। तो हर पेशेंट को आप नहीं रखते होंगे एसोट्रेटिन में, उसमें सेलेक्ट करते होंगे पेशेंट्स क्या? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखें, इसमें जो सिस्टिक एक्नीज होती है, जो बहुत जिसमें सिस्ट बनती हैं, जिसमें सिस्ट का मतलब ये जिसमें सिबिशियस सिस्ट बन जाएँ, तो वो उसका मोड ऑफ एक्शन यही है आइसोट्रेटिनोन का कि वो जो सीबम को जो होती है उसकी प्रोडक्शन को रोकती है, उसको कम करती है। तो उसमें हम देते हैं। समटाइम वो देखा जाता है कि पेशेंट में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो हम आइसोट्रेटिनोन विद एंटीबायोटिक भी देते हैं और एज़ोथ्रोमाइसिन। और फिर उसके हिसाब से जब बेहतर हो जाती है तो उसमें से एक को बंद भी कर देते हैं। वो फिर अकॉर्डिंग टू पेशेंट होता है कि इसको आया कि आइसोट्रेटिन की ज़रूरत है या एज़ोथ्रोमाइसिन की ज़रूरत है या मोनोक्सिडिन की ज़रूरत है, वो उसके हिसाब से टेट्रासाइक्लिन की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से वो उसकी एज और उसकी एक्नी की टाइप उसको देखकर फिर हम डॉक्टर चूज़ करता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे एक्नी को फिर, लेकिन हमें कहा जा रहा है एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम कंटिन्यू बोले चारों को मैं एक ब्रेक किया ब्रेक के अंदर प्रोग्राम कंटिन्यू करना शुमारा कोशक दूटा के मर्ची स्पेशली मैं जो सब्जेक्ट में टॉपिक हंसते आ डर्माटोलॉजी स्किन जो बीमारी नादराइयाँ या जदीद ट्रीटमेंट जो स्किन तो हंसते अतः आए नहीं बारो हम डिस्कस करें। मैं एक ब्रेक किया ब्रेक के अंदर उस प्रोग्राम कंटिन्यू करें। मडान तारीख में ब्रेक के ब्रेक के अंदर प्रोग्राम कंटिन्यू करना शुमारा कोशक लूटा कि स्पेशली मर्ची में कर कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़फ़र अहमद साहब हैं, जो ये 20-25 साल एक्सपीरियंसिंग डर्माटोलॉजी या जदीदें और कौन डिजीज़ आने गुमा और नोकें जो अपडेट डर्माटोलॉजी तो आज का ये बार डिस्कस करें। डॉक्टर साहब, उस पर अभी हम ब्रेक में गए थे, जो कंटिन्यू आप उसमें एक्नी के बारे में बता रहे थे, तो उसमें 2-3 सवाल हमारे जहन में आए। स्पेशली आपने सिस्टिक एक्नी के बारे में कहा, ज़ाहिर है उसके बाद कुछ लोग जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं उस टाइम, या उनको प्रॉपर वो डॉक्टर अप्रोच नहीं करते हैं जिस डॉक्टर के पास जाने के लिए,
तो शायद उसमें बहुत सारे स्कार वगैरह भी बन जाते हैं। तो आया सिर्फ आप उनको मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, या जैसे स्कार डेवलप हो उनको किस तरह ट्रीट करेंगे अच्छा आप? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, पहले तो हम ये करते हैं कि पहले तो ट्रीटमेंट उसका करते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर आपने 2 महीने प्रॉपर्ली आइसोटेटिनोन या प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लिया तो 2 महीने में एक्नी आपकी ख़त्म हो जाती है। मगर हम फिर भी पेशेंट्स को कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक भी हो जाएं, उसके बाद भी आपको 6 मंथ तक मेडिसिन लेनी है, ताकि लाइफ में आपको दोबारा एक्नी का प्रॉब्लम ना हो। तो एक्नी ठीक होने के बाद जो उसके पोस्ट एक्नी स्कार्स, यानी पोस्ट यानी एक्नी के बाद जो निशानात छोड़ जाते हैं चेहरे पे, प्रॉपर जो खड्डे हो जाते हैं या पिटिंग या निशान स्कारिंग, तो उस डिसफिगरिंग जो हो जाती है उसको फिर हम माइक्रोनीडलिंग विद पीआरपी करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, उस क्लाइंट का हम ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके हम उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से सीरम सेपरेट करते हैं, पीआरपी, प्लेटिलेट्स रिच प्लाज्मा। फिर वो हम एक ख़ास निडल से इन बिटवीन हम पेशेंट के चेहरे पे एक नमिंग क्रीम लगा देते हैं, उसको साफ़ करके फिर वो ख़ास इंजेक्शंस को इंजेक्ट करते हैं, फिर एक मशीन चेहरे पे चलाते हैं। तो जिससे आपके जो खड्डे हैं, निशान है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारी स्किन बनी हुई होती है कोलेजन फाइबर्स की। तो जब आपनी को एक्नी हो या स्कारिंग हो तो उसमें वो वहाँ पे पिटिंग, यानी कि वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स कम हो जाते हैं, तो हम उसको रीजनरेट करते हैं कोलेजन को, ताकि आपकी स्किन दोबारा स्मूथ हो और खड्डे वगैरह आपके ठीक हो जाएं। और जो ठीक हो जाते हैं वो लाइफ टाइम वो आपके ठीक हो जाते हैं। तो वो मतलब महीने महीने में हम प्रोसीजर करते हैं। नॉर्मली हम 8 प्रोसीजर रिकमेंड करते हैं कि 8 महीने आप आएँ, महीने में एक दफ़ा, और 8 महीना है जिसमें आपकी 70 से 80% आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ और फाइन हो जाए, जैसे पहले थी वैसी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है जैसे आप कह रहे थे? नहीं, साइड इफेक्ट्स इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आप ही के ब्लड से बन रही है, आप ही उसी क्लाइंट के ब्लड से हम लेके उसको कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है, जब हम करते हैं तो मतलब 1 या 2 दिन तक उसकी स्किन रेड हो जाती है। तो हम पेशेंट को ये अवॉइड करते हैं कि आपका एक्सपोजर सनलाइट में ना हो, और उससे आप बचें, सन ब्लॉक लगाती रहें, और फिर महीने के बाद फिर अगले दूसरे ट्रीटमेंट के लिए आ जाएँ। और पानी, उस दौरान पानी ज़्यादा पिएँ, जब आपका ट्रीटमेंट हो पानी पिएँ, एक्सपोजर सनलाइट में ना हो। और उसके बाद फिर हम पोस्ट एक्नी क्रीम्स देते हैं, जो एंटी स्कारिंग क्रीम देते हैं, साथ में वो भी लगाते रहते हैं, ताकि वो आपके जो पहले के जो निशानात हैं वो आस्ते आस्ते कम होना होके आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब देखें, जैसे आपका फील्ड कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी, आजकल तो इसका दौर है। जी जी। बहुत सारे लोगों को ये ख्वाहिश है कि हम वापस स्किन जो है ना वक्त के साथ उनका अगर ख़राब हुआ, वो चाहते हैं कि हम वापस बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँ। तो ऐसे कौन से ट्रीटमेंट हैं, स्पेशली कुछ लोग ऐसे सांवले से होते हैं, कुदरत की तरफ से इनको मिला या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से इनके ऊपर हुआ, तो जो जिनकी स्किन का कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा डार्क साइड पे होगा, तो उस उनके लिए कोई ट्रीटमेंट साइंस ने कुछ किया है इनके लिए या नहीं? हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि आजकल कुछ इस किस्म की हम इंजेक्शन हैं लगाते हैं ड्रिप में डाल के। तो देखिए, बेसिकली क्या होता है कि हमारा रंग जो होता है उसमें हमारी जल्द की 7 तहें होती हैं। जो सेकंड थर्ड लेयर होती है उसमें होते हैं मेलेनोसाइट सेल्स, जो मेलेनिन। अच्छा, जिनका रंग ज़्यादा लाइट होता है तो उसमें मेलेनोसाइट सेल्स कम होते हैं। जिनकी स्किन डार्क होती है उसमें मेलेनोसाइट सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो मेलेनोसाइट सेल्स को कम करने के लिए आजकल कुछ इंजेक्शंस आ गई हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फूड सप्लीमेंट में आता है विटामिन सी और ग्लूटाथियोन, वो हम ड्रिप में डाल के लगाते हैं। तो उसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं उनमें मेलेनिन कम होना शुरू हो जाती है, जिसमें आपकी जो आपका ओरिजिनल कलर है उससे आपका 2 टोन आपकी स्किन लाइट हो जाती है, और उससे आपकी वो स्किन अच्छी हो जाती है और आपका कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाता है। वो फिर देखा जाता है कि इस पेशेंट को कितनी इंजेक्शन लगेंगी, कुछ को ज़्यादा लगती हैं, कुछ को कम लगती हैं। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात है डॉक्टर साहब, जितना आपका कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा डार्क उतनी इंजेक्शन कम लगेंगी, जितना आपका कॉम्प्लेक्शन लाइट उतनी ज़्यादा लगती हैं। तो वाइस वर्सा होता है। तो उम्मूमन देखा जाता है, लोग बोलते हैं कि भाई मेरा स्किन ज़्यादा डार्क है तो मुझे ज़्यादा लगेंगी, जिनका ज़्यादा डार्क उनको कम लगेंगी, और जिनका ऑलरेडी रंग लाइट है वो मज़ीद अपने आप को गोरा करना चाहते हैं तो उनको फिर ज़्यादा लगती है इंजेक्शन। अच्छा, ज़्यादा लगते हैं। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इसके बारे में कहते हैं कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या? इसमें कुछ टेस्ट वगैरह करवाते हैं या वैसे ही लोगों को ज़रूरत नहीं है इसमें? नॉर्मली इसमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें विटामिन सी और ग्लूटाथियोन है, और ये फूड सप्लीमेंट में आता है, और इसकी मैं कोई इसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। और हम जिसको होता, मगर उसके लिए होता है कि अगेन वो लड़का हो चाहे लड़की हो, 18 साल से उसकी एज ज़्यादा हो, उसको हम लगाते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि लेकिन ये जैसे प्रोसेस करने के बाद कितने अरसे तक ये स्किन किस तरह मेंटेन रहेगी? अच्छा देखें, चूँकि इसकी स्किन जो है ना, अगर आपने ड्रिप्स लगा ली तो ये 7 से 8 महीने में भी 1 ईयर आपकी कॉम्प्लेक्शन रहेगा। फिर चूँकि जब ड्रिप का असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो फिर आस्ता आस्ता उस कलर पे आना शुरू हो जाता है।
तो हम ऐसे क्लाइंट्स को फिर हम रिकमेंड करते हैं कि उसकी फिर टेबलेट आती है मल्टीविटामिन, वो अगर आप एक लेंगे तो फिर लंबे अरसे तक आपकी स्किन मेंटेन रहेगी। एक मतलब टैबलेट जी डेली जी लेना पड़ेगा जी आपको। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो खैर आपने बहुत लोगों के खास कर हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहे थे, इसलिए मैं आपसे आस कर रहा था। दूसरा एक कंडीशन है जो जो उसको प्रेगनेंसी मार्क्स कह सकते हैं, या जो निशानात होते हैं चेहरे पर, स्पेशली फ़ीमेल्स में, आजकल मर्दों में भी आते हैं, लेकिन फ़ीमेल में, अनमैरिड भी, मैरिड में भी, सब में ये होता है। इसका बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं कि इसका इलाज है या डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, इसको प्रेगनेंसी मास इसलिए कहते हैं कि जब आप जो औरतों में प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिससे ये मास बन जाते हैं, मगर कुछ अनमैरिड लड़कियों में और उन लोगों में इस तरह ज़्यादा रुझान इसलिए होता है कि वो हमारे यहाँ लड़कियाँ गोरे करने की क्रीमों में, उसमें डर्मोवेट, बेटनोवेट, आर्ची क्रीमें मिला के ब्लीच लगाती हैं चेहरे पे, तो वो ज़्यादा उसकी वजह होती है, क्योंकि जब वो लगाती हैं तो चेहरे पे आपका रिएक्शन होता है, तो मेलानोसाइट सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ मेलन प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, जिससे आपको पिगमेंट मिलाज्मा या क्लोज्मा कहते हैं वो चेहरे पे आ जाता है। तो अक्सर देखो प्रेगनेंसी की वजह से जो होता है तो वो तो एक तो नॉर्मल फिनोमेना है जो उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से, मगर वो तो कम है, मगर हमारी आजकल की यंग लड़कियाँ ब्यूटिशन्स के पास जाके गलत किस्म की क्रीमें लगाती हैं, ब्लीच करती हैं, वो एक ज़्यादा वजह है। तो और दूसरा ये कि आपका एक्सपोजर सनलाइट में भी इसकी एक वजह होती है। तो एक तो ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्रीम्स भी आती हैं और इस किस्म की हम माइक्रो नीडलिंग फेस पे करते हैं विद विटामिन सी ग्लूटाथियोन की से इस पर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपका मिलाज्मा ये जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। मगर उसका इलाज है परमानेंटली और वो ठीक हो फिर देखा जाता है कि वो उसका मिलाज्मा कौन सा है। देखिए, उसका अगर डीप है तो उसको हम कहते हैं डर्मल मिलाज्मा और सुपरफिशियल है तो कहते हैं एपिडर्मल। तो अगर वो डिपेंड करता है कि उसकी वो जो पिगमेंटेशन चेहरे पे झाइयाँ हैं वो अगर डीप हैं तो ज़्यादा टाइम लेती हैं, और ऊपर हैं, ऊपर की तह में तो फिर कम टाइम लेती हैं, मगर इलाज उसका है। और ऐसे ख़वातीन को मेरा एक मैसेज भी होगा आजकल की यंग लड़कियों के लिए, तो गोरे करने की क्रीमें जो ब्यूटिशियंस ये वो बनाती हैं बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और वो करने से मज़ीद आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा चंद दिनों के लिए। अच्छा, इस किस्म की क्रीमें ख़वातीन या बच्चे लड़कियां लगाती हैं तो चंद दिन के लिए, 2-3 महीने 4 महीने के लिए आपका रंग साफ़ हो जाए। वो इसलिए साफ़ लगता है कि वो आपकी जल्द स्किन जो पतली हो जाती है तो लगता है अच्छा हो गया। फिर जब उसके बाद में साइड इफेक्ट उसके आना शुरू हो जाते हैं तो स्किन में आपकी दाने भी निकलते हैं, मज़ीद स्किन डार्क हो जाती है, स्किन में बाल भी निकल आते हैं और ज़्यादा स्किन ख़राब हो जाती है। तो इस किस्म की क्रीमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो बल्कि मिलाजमा को बढ़ाती न कि घटाती हैं। घटाते हैं। मड़दारे चारों का डॉक्टर साहब एक शर चीज़ें रेस को कर आर इंसान लूटी की माँ खूबसूरत पे वहाँ रंग शर भी भले स्पेशली हमारा राम एक बार वापस गया डॉक्टर साहब कि इसी वजह से मर्दम लाते बाजें चार क्रीम और का नाम लाते क्रीम तो स्टीरॉयड माँ का ना बास पोटेंट स्टीरॉयड है, मतलब आ कंडीशन मर्दम दस्ता या पादा चे नादराई बीते हमारी बार वापस मादाएँ भले इशिया होते देमा जननते आइए बाद साइड इफेक्ट हस्ता नुकसान हस्ता वक्ती तौर पर फ़ायदा भी कम स्किन लाइट बीते भले आई चे ये रंद कुछ दानक दर कहते रग जहर पहनते और देमा बीत दर कहते और आ स्किन वास्तनक बीते और आई इस चीज़ें असर ना कमते और आई गुड़ा रंदा इलाज बाद मुश्किल बीते। तो इसी वास्ते बाद कोशिश बिकने डॉक्टर साहब उसी के हमें 4 फार्मूले हैं जो क्रीम मस्ते आई अच्छे परहेज बिकने अगर कस्से में मर्द में लोग कस्से या संगते या कस्से भी आ जाने हमें क्रीम अप्लाई करने गए देमा जाने गए तो आई यार बोशे के ई ज़ाहिर इंसान चेहरे वास्ता या जल्द वास्ता नुकसानदेह बायदे इशिया चाहिए परहेज बिकने। और बाकी हमारा जो राम है जो स्किन सर हमारे निशानात हस्ता आई इलाज मौजूद हैं, साइंस साथ तरक्की को था बाज़ अच्छी ट्रीटमेंट मौजूद हैं डॉक्टर साहब उसी आई अच्छी स्किन बेहतर बीते। डॉक्टर साहब ये तो खैर जैसे मिलास्मा बड़ा बहुत ज़्यादा हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि हमेशा कि उसकी इलाज क्या होना चाहिए, ये तो आपने बता दिया 4 फार्मूला का मैंने ही इसको हाईलाइट किया कि इसके नुकसान होता है, क्योंकि हमारे हर इंसान चाहता है कि मैं खूबसूरत हो जाऊँ, ख्वाहिश है, फिर वो जाते हैं वहाँ पे कभी कभार ये होता है वो सेल्फ मेडिकेशन वहाँ पे जो स्टोर में बैठे होते हैं वो दे रहे होते हैं। मैं रहा वहाँ पे ओमान में लोग यहाँ से पाकिस्तान से लेके वहाँ पे उकील में आ रहे थे, वहाँ पे लोगों को ये लगा रहे थे। तो वहाँ पे एक मैं बताऊँ कि डॉक्टर साहब जो एरिया है वहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं
जैसे आपने स्टीरॉयड का पोटेंट स्टीरॉयड का जिक्र किया जिसमें क्लोबिटासोल प्रोपेनेट है उसमें, वो विदाउट डर्माटोलॉजिस्ट के प्रेस्क्रिप्शन में सवाल ही पैदा नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे बिल्कुल काउंटर पे नहीं मिलता। यहाँ पे तो आपको पता है चेक एंड बैलेंस नहीं चेक है। एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि मिलास्मा की बहुत ज़्यादा ये लोगों के ये परेशानियाँ हैं, मामलात हैं। दूसरे डॉक्टर साहब जो रिंकल्स बनते हैं, जो चेहरे में इंजरियाँ आती हैं, उसका इलाज किस तरह होगा, किस तरह उसका इलाज कोई है? राइट, हाँ बिल्कुल है। देखें एक्चुअली क्या होता है कि बेसिक साइंस ये है कि हमारी जल्द बनी हुई होती है कोलेजन फाइबर्स की। तो क्या है कि 40s के बाद 40 साल के बाद हमारी स्किन पे कोलेजन कम होना शुरू हो जाती है। जब कम होगी तो आपके नेचुरली आपके चेहरे पे कोलेजन कम होने से आपकी चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और उन लोगों में ज़्यादा पड़ती हैं जिसको कहते हैं प्री मैच्योर, वक्त से पहले जो झुर्रियाँ पड़ती हैं, जिनका एक्सपोजर सनलाइट में ज़्यादा हो, ख़ासतौर पर जो किसान वगैरह होते हैं, धूप में ज़्यादा काम करते हैं, उनकी ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और जो स्ट्रेस, प्रॉपर डाइट ना हो, और आपका जो हो एटमॉस्फेयर ऐसा हो तो जिसमें जल्दी वक्त से पहले कुछ लोगों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो उसकी फिर डिफरेंट उसके इलाज हैं कि उसको ख़त्म करने के लिए हम बोटॉक्स भी लगाते हैं, फिलर्स भी लगाते हैं, और माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं विथ PRP, जिससे आपकी झुर्रियाँ आस्ते आस्ते ख़त्म कम होना शुरू हो जाती हैं। तो वो उसके, और आप अपनी उम्र से 10 साल ज़्यादा यंग लगना शुरू हो जाते हैं। फिर अगेन वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़्यादा हैं, आपकी क्या डिमांड है, तो उसके लिए हम कुछ थ्रेड्स डाल के भी फेस को लिफ्टिंग करते हैं। तो वो फिर देखा जाता है कि ये पेशेंट की डिमांड क्या है और उसको उसके लिए क्या ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से डॉक्टर फिर वो डिसाइड करता है और अपने पेशेंट को बताता है कि भाई आपको बोटॉक्स की ज़रूरत है या फिलर्स की ज़रूरत है, या फेस लिफ्टिंग जो होगी विद कोक थ्रेड्स वो है, या आपका हाइफू जो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जिससे भी आपकी फेस लिफ्टिंग होती है। तो वो अगेन डॉक्टर डिसाइड करता है और पेशेंट को एडवाइस करता है कि इस चीज़ की आपको ज़रूरत है। और सर कहने का मकसद ये है कि आप कह रहे हैं कि 10 साल पीछे चले, तो अब जैसे अभी 2023 है, हाँ, कोई वापस 2013 में चला जाएगा उसमें? नहीं, उससे मतलब 10 साल से मुराद ये है कि आपकी स्किन जो है ना 10 साल पहले जैसे आपकी जल्द थी वैसी हो जाती है। अच्छा। तो वो खास तौर पे फेस लिफ्टिंग के साथ, और देन एंड देयर आपको, अगर आप अपनी उससे पिक्चर्स अपने लें और उसके करने के बाद आप दोबारा पिक्चर लेंगे, आपको नुमाया फ़र्क महसूस होगा। अच्छा। और क्योंकि वो जब थ्रेड अंदर जाता था वो दैट वुड बी पार्ट ऑफ योर स्किन, उसको 3 से 3.5 महीने में वो धागा डिज़ोल्व हो जाता है, तो तब तक फेस लिफ्टिंग होती रहती है आपकी। मगर उसकी देखें ना, कोई चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है, वो भी 2 से ढाई साल तक रहता है। 2 से ढाई साल के बाद फिर आपको ना आस्ते आस्ते स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, तो 2 से ढाई साल के बाद आप दोबारा करवा सकते हैं। और दूसरा एक मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई खुदा ना खासा कोई कैंसर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलत लोग बातें कही हुई हैं। जैसे कि कुछ, अगर आप भी डॉक्टर साहब आप कोई जानते होंगे, आपको भी पता होगा, पेशेंट बताते होंगे, जैसे किसको विटलाइगो होता है, जिसको हम वो कहते हैं, बर्स कहते हैं उर्दू में, जो सफ़ेद दाग बन जाता है। तो अक्सर बोलेंगे कि आपने मछली के दूध खा लिया या गोश्त खा लिया, ये खा लिया। तो इस किस्म के लोगों में कहानियाँ होती हैं, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। वो तो डॉक्टर साहब फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे। मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। बोले चारों का एक ब्रेक किया होंगे, ब्रेक किया प्रोग्राम कंटिन्यू करना। शुमारा क्वेश्चन डॉक्टर साहब कुछ कहें कि अच्छी ट्रीटमेंट इलाज आनी मौजूद है कि शुमारा जो 10 साल बहुत पुश्ता बारते हैं, बात सारी चीज़ें ऐसी बार और डिस्कस करें डॉक्टर साहब। मानी ब्रेक किया प्रोग्राम कंटिन्यू करें। मड़ादार चारों का ब्रेक के प्रोग्राम अशमा कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब शुमारा बाद लोग के जदीद चीज़ हमें गप के शुमा कि माँ अच्छी नाती ट्रीटमेंट मौजूद हस्ता कि अच्छी उम्र जो हस्ते मतलब 2023 तो कहें शुमारा वापस 10 साल पुश्ता विवर्तित करें ताकि अच्छी ट्रीटमेंट भी हस्ता मौजूद है। का फेस लिफ्टिंग, थ्रेड लिफ्टिंग गेम, या देखिए मैक्रो नीडलिंग के ज़रिया या फिलर आने के ज़रिया देखिए फेस लिफ्ट के बातें अच्छी ट्रीटमेंट हस्ता कि माँ होती स्किन आ रहा बेहतर करें। डॉक्टर साहब आपने यही बताया था कि ये थ्रेड लिफ्ट है, थ्रेड लिफ्ट भी आप लोग करते हैं, इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह हैं इसमें? नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते रहते हैं। और इसी में मैंने आपको बताया था कि आप जब करवाएंगे तो आप देन एंड देयर आपका फेस लिफ्ट हो जाएगा और आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे लगना शुरू हो जाएंगे।
और उसमें क्योंकि हम पहले लोकल इंजेक्शन थोड़ा सा फेस पे लगा के, पहले ज़माने में ये होता था कि एक तो इलाज बहुत महंगा हुआ करता था, उसके अपने साइड इफेक्ट हुआ करते थे, उसमें सर्जरी हुआ करती थी, पूरा आपकी स्किन हटाना, ये करना वो करना। अब चूँकि दौर जदीद आ गया है, आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आधे घंटे का काम होता है, आपने यहाँ पे थोड़ा सा लोकल देकर थ्रेड डाल के फेस को लिफ्ट कर देना है और बस ख़त्म बात। और पेशेंट वहीं का वहीं आपको बड़ा खुश हो जाता है और फेस आपका लिफ्ट हो जाता है और बड़ा अच्छा। उसमें ये होता है कि आपने 2 दिन तक सीधा होकर सोना है और जो है चेहरे पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, ताकि वो थ्रेड अपनी जगह प्रॉपर्ली पकड़ लें और आपका फेस लिफ्टिंग होना शुरू हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो खैर बहुत की चीज़, मैं फिर लेज़र वगैरह ट्रीटमेंट पे आ जाऊँ, लेकिन एक बहुत ज़्यादा कॉमन एक इशू है जो रह गया था मेरे ध्यान से, जो स्केबीज कहते हैं उसको, एक फैमिली से दूसरी फैमिली, कभी कभार ऐसे भी होता है कि गोटों के गोट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली स्केबीज है क्या, कैसे हो सकता है और उसके क्या इलाज किस तरह होगा? अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछा। देखिए, इसके बीज जो है ना, ये एक किस्म की खारिश की बीमारी है। इसमें एक फीमेल एक जरासीम होता है जिसको कहते हैं सार्कोपिड स्केबियाई। वो आपकी सुपरफिशियल स्किन में वो मतलब अंडे देती है, एक जरासीम खास किस्म का वो होता है ऑर्गेनिज्म। तो उसके आने से फिर आपकी बॉडी उसको रेजिस्टेंट करती है, उसको निकालने के बजाय उसको खारिज करती है। तो खारिज करती है तो फिर वो मतलब चूँकि ये एक फैमिली मेम्बर से दूसरे फैमिली मेम्बर में लग जाता है। अगर अब एक घर में अफराद अगर एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं या वो टॉवल यूज़ कर रहे हैं तो दूसरों को हो जाती है। अच्छा, जिसको खारिश जिसको लगेगी, बिलफर्ज उसको आपने वो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आ गया तो वो उसको उसी दिन खारिश शुरू नहीं होती, उसको तकरीबन 15 से 20 दिन लगते हैं खारिश शुरू होने के लिए। तो हम ऐसे लोगों को कहते हैं जो अंडर वन रूफ एक घर में रहते हैं, उनको खारिश हो या ना हो सबको वो ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होती है। तो अगर आपने एक घर के 2 अफराद का किया, दूसरों का नहीं किया, तो कुछ दिन के बाद फिर उनको खारिश शुरू हो जाएगी। फिर जब तक फिर उनको इलाज करेंगे तो फिर पहले वालों को शुरू हो जाएगी। तो इसमें ये होता है कि अमूमन जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे होते हैं, साथ रह रहे होते हैं, तो उनमें ज़्यादा पाई जाती है और घर के फैमिली मेम्बर्स में भी पाई जाती है। अच्छा, क्योंकि ये इसमें सफाई सुथराई ना रखी जाए तो उसकी वजह से ये हो जाती है। कुछ हमारे पास पेशेंट ऐसे आए जो बड़े हाई फाई लोग थे, बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, उनको भी इसकी बीज थी। तो क्या बात, वेरी सरप्राइज के देख के भाई इनमें कैसे इसके बीज हुई। फिर जब उनकी हिस्ट्री ली, देखा गया, उनके घर में कुछ मेट्स आती थी जिनको इसके बीज थी, वो घर में उनका काम वगैरह करती थी, उनसे उनको फिर घर में मुंतकिल हो गई। तो उसमें उमूमन ये होता है कि आपने कुछ क्रीम्स ऐसी आती हैं पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है परमेथ्रिन 5%, वो गर्दन से लेकर पैर तक पूरी बॉडी पे लगाई जाती है पैर और सारी रात के लिए। सुबह उठ के आपने नहाना होता है, जो चादरें वादरें बेडशीट्स हैं सब धोनी होती हैं और मैट्रेस को धुलने रखना होता है। फिर 1 हफ्ते के बाद ये अमल फिर दोहराना होता है और कुछ एंटी हिस्टामिन्स टैबलेट होती हैं खारिज की, वो 15 से 20 दिन दी जाती हैं सोप्स होते हैं नहाने के लिए, तो उससे ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये ट्रीटेबल है, मतलब 100 इलाज इलाज? हाँ, ट्रीटेबल है और ये हाईली इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे में लगने वाली बीमारी है। अच्छा। और इसकी क्योंकि अलामात इस तरह होती हैं कि अगर आप देखेंगे तो पेशेंट आपको अक्सर बोलेगा मुझे रात को ज़्यादा खारिश होती है, और उसको अगर आपकी जब बॉडी में देखेंगे तो उसके हाथों में एक किस्म की लाइंस बोरोज बनी होंगी। अच्छा। ये जो अंगुलियों के बीच में जो वेब्स होती हैं वहाँ पे खारिश होगी, पेशाब की जगह पे खारिश होगी, एक्जिला में खारिश होगी, जो अम्लाइकस होता है आपका जो नाफ होता है इसके अंदर खारिश होगी, स्क्रैच मार्क्स होंगे पेशेंट के खुजाने से। वो टिपिकल एक उसी आपको वो पेशेंट हिस्ट्री देगा और उसको अगर आप देखने के लिए आप उसको अगर आप अपनी क्लिनिक पे भी उसको उस ऑर्गेनिज्म को आप डायग्नोज कर सकते हो। उसको आप थोड़ा स्क्रैप करके जहाँ वहाँ बरो या खारिश का निशान बना हुआ है उसको निकाल के आप माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो आपको वो जो सार्कोपिड स्कैबी फीमेल मास्किट जो वो ऑर्गेनिज्म है वो आप देख सकते हो उसको। माड़ा चारुका यक बाज कॉमनी हाम बीमारी है वाजें जा गया स्तम मेतगानी मेतक आई तो कमी किचगे आरिश्ते बीमारी सजी मेतगा आरिश्ते खारिश बीमारी लगता तो किस तरह से के स्केबीज या गुशनते अस्ते यकिया चे बगैर दिगे से फैमिली मेम्बर दुरुस्ता आस्ते आस्ते इन्वॉल्व का और जगह जो दायर है मेतगन तो का मैं सोशल गैदरिंग ज़्यादा जो क्लोज है तो यक्या से दिख रहा है पहली। और आइए मेन वजह रीज़न हमशे के कसाने की माइट ये चे हमचो रिच फर्टाइल है कि ज़्यादा बार हैक दंते हैं रंद आइए चे आगेश बिकते और आइए इलाज आसान है भी और मुश्किल भी हंसते हैं। इलाज आसान है कि अवधे अर्च मर्द में जो बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट है तो का हस्ता डॉक्टर साहब गुशी कि आगा यकीन लोग तो का निश्तगम तो दुरुस्ते मर्दम जस्ते आरिश्त अस्ते या नीस्ते आबाए दें वती इलाजा मतलब क्रीम ऐसे कहते आइए उससे आई जनरल नेम डॉक्टर साहब उसके परमेथ्रिन दगे भी लाती अंचे नाम अस्तंशी सल्फर या दगे बाद चीज़ अस्तम आदयंती गर्दना चे बगैर पूरे जिस्म यक्रंदी शपा विजनती सोबसरा जाना बिशूदम अंचु
और दूमीशे के पुचमुचा उसी घर में आप विशुदा और उस तरह ताप भी दियंते कि इलाज बाद आसान है और मुश्किल भी हंसते हैं। अगर ज़्यादातर पहली बड़ा ये ट्रीटमेंट बाद मुश्किल बीते और सब उसी के इस सफाई सुथराई अच्छी बीते अमिचो लोग तो सफाई एर करें साफ़ सुथराई एर करें तो ये बीमारी अच्छी बच्चे तो बाद ये इसके भी ट्रीटेबल इलाज ही हंसते और ये ट्रीटमेंट बाद आसान है कल सफाई वे का या रंदे सज्जे फैमिली मेम्बर आइए हम किरी में जनते तो ख़त्म भी आइए इसी निशानात हमशे के शपागेश बीते और फैमिली दिगे मर्दम भी हम आरस्ता या कचे गए से शुरू बीते तो वायदे के ये एक ट्रीटेबल इलाज ट्रीटेबल बीमारी है ये इलाज हंसते मौजूद हैं वायदे अगर कस्ती ही प्रॉब्लम हंसते हैं तो वायदे तो इलाज हमें उन्होंने देखना। डॉक्टर साहब आजकल जैसे आपने ये तो जदीद ट्रीटमेंट जैसे फेस लिफ्ट की वगैरह की बात की तो लेज़र का बहुत ज़्यादा मतलब शोर है जैसे आपकी डर्माटोलॉजी में भी आ गया है तो दूसरे डेंटिस्ट्री और बहुत सारे दूसरे सर्जरी साइड में भी इसकी बड़ा एक रिवोल्यूशनरी इनकलाब आया हुआ है कि बहुत सारे आपकी स्किन के हवाले से मसले मसाइल हल हुए हैं। डॉक्टर साहब जो बहुत सारे आजकल देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा कॉमन स्पेशली लेडीज़ में बच्चों मतलब थोड़ा सा प्यूबर्टी एज में दाखिल होते हैं तो उसमें गैर ज़रूरी बाल चेहरे पे आते हैं उसका कोई कहते हैं कि लेज़र से इलाज ऐसा कुछ है क्या ये इसका? डॉक्टर साहब आपने अच्छा सवाल किया। देखें पहले तो देखा जाता है कि ख़वातीन के चेहरे पे जो बाल आते हैं तो उनमें हम पहले देखें कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ टेस्ट करवाते हैं कुछ ख़वातीन में सिस्टिक ओवरीज होती हैं अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो वहाँ सिस्ट होती है तो हम उनको फिर ओरल मेडिसिन भी देते हैं। और अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है हार्मोन्स जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन की लेवल या इस तरह की कोई बढ़ी हुई है तो हम उनको कुछ गोलियाँ भी देते हैं और साथ साथ हम उसकी लेज़र भी करते हैं। तो लेज़र करने से क्या होता है कि जो आपके जो चेहरे के बाल हैं वो देखें ये है 100% बाल रिड्यूस हो जाते कम हो जाते हैं बिल्कुल हथेली की तरह बाल ख़त्म नहीं होंगे। अगर कोई ख़वातीन हफ्ते में थ्रेडिंग कर रही है बाल मोटे हैं तो लेज़र करवाने से वो बाल बजाय जो उसको वो हफ्ते हफ्ते करे उसके 2 या 3 महीने में 4 महीने में एक दफ़ा वो उसको कर ले वो बाल पतले हो जाते हैं रूहों की तरह हो जाता है तो उसकी फिर हम वो लेज़र करते हैं। वो IPL सबसे हम एशियन लोगों में IPL बहुत ही अच्छी है जिसको इंटेंसिव पल्स लाइट कहा जाता है उससे हम उनके मंथली बेसिस पे पेशेंट्स को बुलाते हैं 8 सेशंस करते हैं 8 महीने उसके बाद फिर एवरी 3rd मंथ उसका वो सेशन होता है और साल में 3 से 4 तो उससे बाल उसके पहले ही सेशन में सपोज़ अगर किसी ख़वातीन के मिसाल के तौर पे चेहरे पे 100 बाल हैं तो पहले ही सेशन में उसके 50 बाल आएंगे 50 नहीं आएंगे और जो 50 बाल आएंगे सपोज़ अगर उन बालों की लेंथ जितनी एक हफ्ते में आती थी उतनी लेंथ उनकी महीने में आएगी और जितने वो बाल थिक थे उनकी थिकनेस भी कम हो जाएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि लेज़र जो है वो बिल्कुल जिन ख़वातीन के चेहरे पे सफ़ेद बाल हो जाते हैं उम्र के हिसाब से उस पर लेज़र काम नहीं करती और जिनके बाल नॉर्मल होते हैं तो उस पर लेज़र काम करती है क्योंकि वो उन बालों के अंदर जो मेलानिन नहीं होती जो मेलानिन नहीं होगी तो लेज़र वो जो है उस पर काम नहीं करती इसलिए बाल वहाँ पे वो ग्रोथ करता है। तो इसलिए उम्र की उस हिस्से में करवाया जाए कि ओल्ड एज में ना करवाया जाए यंग एज में करवाया जाए ताकि आपको लेज़र का फ़ायदा भी हो। फ़ायदा भी हो। डॉक्टर साहब ये तो कर बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे ये इश्यूज़ है जिसमें मसले हल हो गए। बहुत सारे जैसे बर्थ मार्क्स हैं वो भी कोई लेज़र के ज़रिए उनका इलाज है क्या? हाँ बिल्कुल उसके लिए मतलब लेज़र होती है बर्थ मार्क्स के लिए उसको कम करने के लिए मगर उसको देखी जाती है कि उसकी वो कितनी डेप्थ है कितना है और उसके कितने सेशंस होंगे तो वो फिर उसी हिसाब से वो उसका ट्रीटमेंट होता है। ऐसे ही है जी जैसे कुछ लोग वो टैटू बनाते हैं बाजुओं पे इस तरह तो वो भी देखा जाएगा कि कितना डीप है तो उसके कितने सेशन होंगे उसको भी हम ख़त्म करने की कम करने की कोशिश करते हैं और वो हो जाते हैं। सब अच्छा ये भी है। दूसरा ये कि एक्नी स्कार जो स्कार होते हैं चेहरे पे या रिंकल्स होते हैं लेज़र का उसमें भी कोई रोल है? बिल्कुल उसका देखें उसमें लेज़र का भी रोल है और हम उसके करते हैं प्लाज्मा पेन। देखें बेसिकली हमारी चेहरे पे झुर्रियाँ आना या चेहरे पे खड्डे बनना या एजेड लोगों को होना बेसिक होती है कि आपकी चेहरे पे कोलेजन कम होना। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं कोलेजन को बढ़ाते हैं। कोलेजन बढ़ाने से आप माइक्रोनीडलिंग करें आप हाईफू करें इंटेंसिव जो होती है एक ट्रीटमेंट होती है वो ख़ास किस्म की चेहरे पे लाइट लगाई जाती है जिससे आपकी कोलेजन फेस की एक्टिवेट होती है जैसे डबल चिन कम होना फेस पे रिंकल आना फेस लिफ्टिंग होना हाईफू है माइक्रोनीडलिंग है PRP है बोटॉक्स हैं। बेसिक इनका काम होता है कोलेजन को रीजनरेट करना और उससे फिर आपकी ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं और अगर उसका प्रॉपर्ली सही इलाज किया जाए तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है।
डॉक्टर साहब ये जैसे बोटॉक्स की जिक्र आपने किया, बोटॉक्स क्या ये साइड इफेक्ट्स हैं इसके या नहीं, क्या जो लगाया जाता है ये है क्या? हाँ देखिए, बोटॉक्स एक किस्म का इंजेक्शन है। देखिए आपके चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उम्र के हिसाब से, तो वो उसके लगाने से आपका फेस वहाँ से वो मसल आपके रिलैक्स हो जाते हैं, तो जिससे आपकी झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। मगर उसकी लाइफ जो है ना 7 से 8 महीने, 8 महीने के बाद उसका फिर वो असर कम होना शुरू हो जाता है, फिर आपकी ज़ाहिर हो जाती हैं, तो वो परमानेंट नहीं है। तो उसके लिए ये है कि आपने हर 8 महीने साल में एक दफ़ा वो बोटॉक्स लगवाने हैं, तो जिससे वो आपकी स्किन यंग लुक रहेगी। और हमारे पाकिस्तान के काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, काफ़ी पॉलिटिशियंस हैं जो लगवाते रहते हैं, पॉलिटिशियन भी लगाते हैं? पॉलिटिशियन भी लगवाते रहते हैं। अच्छा, और क्योंकि नाम लेना मुनासिब नहीं है। हाँ जी जी। अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, बात सुने। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो पिलर्स उसका भी कोई हाँ लगाते हैं उसमें? जी जी। अच्छा देखिए, आपने जैसे अब खुद ही बोला कि फिलर यानी फिल होना। अब जैसे नाक के साइड में नेज़ोलेबियल फोल्ड्स होती हैं, वहाँ पे एज के हिसाब से वो ज़रा हो जाते हैं, तो उसके अंदर वो ख़ास किस्म के फिलर्स होते हैं, वो भी उसके हम लोग वो 2 से 4 मिनट में ही हो जाता है, तो आपका वो फिल हो जाता है, तो आपके वो फिलर वो जो लाइन्स हैं वो कम हो जाती हैं। वो फिलर्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे अराउंड दी आइज़ है तो वो डिफरेंट फिलर्स होंगे, फेस पे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स हैं तो डिफरेंट होंगे, माथे के तो उसके डिफरेंट वो होते हैं, तो उस पर वो लगाए जाते हैं तो फिलिंग हो जाती है। मगर उसकी भी लाइफ ये 6 से 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक होती है। उसके बाद फिर वो जैसे वो जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो रिंकल दोबारा शुरू नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब एक दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा ये बहुत आपकी क्लिनिक में ज़रूर बहुत ज़्यादा ये आता होगा, बाल गिरना। हाँ उसकी वजूहत क्या है, उसका कोई ट्रीटमेंट इलाज वगैरह इसके बारे में ज़रा बताएंगे? जदीद इलाज और ये तमाम चीज़ें, लेकिन इसके रीज़न क्या है, क्यों बाल गिरते हैं? तो अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, इसकी देखिए बाल जो गिरते हैं ना उसे हम कहते हैं एलोपेशिया, मीन्स लॉस ऑफ हेयर्स। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पे एक अगर आप देखें उसको कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। वो अगर देखेंगे, अगर आपने देखा होगा या लोगों ने भी देखा होगा कि अक्सर वो अचानक सर में कंघी करने एक बड़ा पेच नज़र आ गया, उसमें ना खारिश होती कुछ नहीं होती, वो उसको पता नहीं कि वो महीना पहले था या 10 दिन पहले था या 15 दिन पहले था। कुछ लोग मूँछों के बाल उड़ जाते हैं, कुछ को भवों के बाल उड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा। ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि आपकी बॉडी का जो डिफेंसिव सिस्टम है वो आपकी बॉडी के खिलाफ काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, नोबडी नोज। तो उसमें खास किस्म की इंजेक्शन लगती हैं, खास किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे ठीक हो जाता है। और कुछ होता है डिफ्यूज़ एलोपेशिया, कुछ मतलब पूरे सर से बाल गिर रहे होते हैं, उसकी फिर नंबर ऑफ कॉजेज़ होती हैं। ख़ास तौर पर मर्दों में, ख़वातीन में गैर ज़रूरी स्ट्रेकिंग करना, गैर ज़रूरी वो सर पे जेल्स लगवाना, या ज़्यादा डाइयाँ करना, गलत अच्छी कंपनी की ना करना, वो भी हेयर लॉस में, वो भी वजह करती है हेयर लॉस में। प्रॉपर डाइट ना लोग, कुछ लोग अपना वज़न कम कराने के लिए क्रैश डाइटिंग करते हैं, तो उससे भी बाल गिरते हैं। और ख़ास तौर पे जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो जाए उसमें भी आपके बाल गिरते हैं। जैसे ख़ास तौर पे कोविड के बाद जो है उसके बाद लोगों में बाल गिरते हैं, या कुछ मतलब कि लॉन्ग इलनेस के बाद, टाइफाइड के बाद वो भी बाल गिरते हैं, तो वो फिर देखा जाता है। और एक होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी कि वो तो ख़ानदानी होता है। जैसे आप कुछ लोग देखेंगे अगर उनके फादर के बाल कम हैं तो उनके बच्चों में, फादर के बाल कम हैं या उनके चचा के कम हैं तो उनके बच्चों में, कुछ बच्चों के बाल कम होते हैं। वालदा की तरफ से अगर नाना के बाल कम हैं या मामू के बाल कम हैं तो उनके वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो जाए। अब जैसे किसी के एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की ऐसी होती है कि वो आपका जो मेल हार्मोन होता है वो आपके ब्लड में ज़्यादा होता है। जब आदमी एडोलसेंस या बलूगत की एज में आता है तो वो मर्दों में वो जो होता है उनकी बियर्ड एरिया आती है, आवाज़ मोटी होती है, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, तो उस 18 साल के बाद ही एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कुछ लोगों में शुरू हो जाता है। अब किसी के सर पे ज़्यादा बाल हैं तो उसमें कोई उसका अपना कमाल नहीं है, या कोई भाई डॉक्टर है या क्या है, तो असल में उसके ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम है, नॉर्मल है, और जिसकी ज़्यादा होगी उसके ज़्यादा बाल गिरेंगे। तो उसके लिए फिर ट्रांसप्लांट भी होती है, उसके लिए फिर डिफरेंट तरीके का आ रहे हैं, PRP होती है। उसमें PRP क्या होती है कि हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, इस दौरान सर में एक नमिंग क्रीम लगा देते हैं, उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा सेपरेट करके वो उस बालों में इंजेक्ट किया जाता है। तो उसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो बालों में थिकनेस आती है, बाल गिरना बंद हो जाते हैं, वहाँ पे नए बाल भी आते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत मेहरबानी, आप इस प्रोग्राम में आए और हमें ब्रीफली तकरीबन स्किन की डिजीज़ के बारे में बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए प्रोग्राम के साथ आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। माड़ा चारों का निमा एलासी प्रोग्राम एलासी निम्बार हो गए शुमारा वाले कुछ लूटें डॉक्टर साहब ब्रीफली शुमारा तमाम नादरहनी बीमारियाँ निबार हो कुछ के दुरुस्तानी इलाज मौजूद हैं, भले बेहतर हमसे कि शुमा प्रॉपरली डर्माटोलॉजिस्ट करा बुरेता होती इलाजा डर्माटोलॉजिस्ट करा आइए शुमा इलाज मौजूद है। निमा होती प्रोग्राम एलासी निम्बार हो गए और होस्ट डॉक्टर यूबा इजाज़त देते। अल्लाह में यार।